नमस्कार, मेरा नाम है खुशहाल और स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं उन सवालों को जिनका संबंध किसी क्षेत्र, किसी अवस्थिति से है और जो बीते हफ्ते चर्चा में रहे हैं। तो लास्ट वीक हमने जो आपसे सवाल पूछा था वो आधारित था राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जिसे हम अभ्यास प्रश्न कहते हैं। आपने उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया भी है, तो उसी पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। हमने पूछा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नवीन नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 यानी NH16 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH44 के पूर्व में है। ये पहला स्टेटमेंट था। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 किसके उत्तर में है? 53 के उत्तर में है। देखिए, ये सवाल बनाया क्यों गया है? दरअसल जो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनका जो नंबर था ना, वो ऐसे ही दिया हुआ था, किसी अपने कारणों से दिया गया होगा, लेकिन व्यवस्थित नहीं था। बीते कुछ साल पहले क्या किया गया कि इनको व्यवस्थित किया गया। और व्यवस्थित कैसे किया गया, इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया। और वो फॉर्मूला क्या था कि भारत में जितने राजमार्ग इस तरीके से हैं उन्हें नंबरिंग दी गई 1, 3, 5 यानी ऑड नंबर, विषम नंबर। और जितने राजमार्ग इस तरीके से हैं, पूर्व से शुरू किया गया, उन्हें नंबरिंग दी गई 2, 4, 6 यानी कि सम नंबर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये फैक्ट आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप सवाल को बिल्कुल आसानी से करेंगे। क्यों करेंगे? पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के पूर्व में है। तो देखिए, 16 और 44 कैसे नंबर हैं? इवन नंबर हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? इन राजमार्गों की बात हो रही है। तो मुझे बताइए कि 16 पहले आएगा या 44? 16 पहले आएगा। और 44 कहाँ आएगा? मान लीजिए यहाँ आएगा। तो जो 16 है वो 44 के कहाँ है? पूर्व में। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि 27 जो है वो 53 के कहाँ है? उत्तर में। तो इस पर भी सेम चीज लागू होगी। 27 और 53 कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर। तो मैंने कहा कि ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ऐसे करते करते मान लीजिए ये 27 है और यहां जाके कोई 53 होगा। ठीक, तो बताइए 27 53 के किस दिशा में है? उत्तर में। क्या स्टेटमेंट में यही कहा गया था? बिल्कुल, स्टेटमेंट में यही कहा गया था। तो इस तरीके से पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। तो सही कौन से कथन है? दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों। तो बहुत ही आसान था, बस हमें ये पता है या नहीं। सवाल इस बात पर डिपेंड करता था कि जो राजमार्ग हैं उनका जो नंबरिंग की गई है उसे व्यवस्थित किया गया है, और किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है उस पर हमने चर्चा कर ली है। तो आज के सेशन का पहला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में एक यूक्रेनी कार्गो प्लेन जो युद्धक सामग्री से भरा हुआ था, सर्बिया से बांग्लादेश जाने के क्रम में ग्रीस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें चालक दल के सभी 8 सदस्य मारे गए। अब सवाल क्या बना है? सवाल बना है ग्रीस और किस पर? सवाल बना है ग्रीस और बांग्लादेश पर। ग्रीस में रह रहा एक बांग्लादेशी व्यक्ति शीतावकाश के लिए दिसंबर के आखिरी सप्ताह में अपने घर लौटना चाहता है। इसके लिए वह एक हवाई जहाज पर बैठता है। तो जहाज पर नहीं बैठेगा, अंदर ही बैठेगा ऑब्वियसली, जो उसे भारतीय वायु सीमा से गुजरते हुए 9.5 घंटे में बांग्लादेश पहुंचा सकता है। देखिए, यहां पर क्यों ऐसा बोला गया कि भारतीय वायु सीमा से गुजरते हुए, यानी इसने हमें एक रूट बता दिया है कि भारतीय वायु सीमा से गुजरते हुए जाएगा। अभी हम मानचित्र पर समझ लेंगे इस स्टेटमेंट को भी। ठीक, यदि वह अपने स्थानीय समय से प्रातः 6 बजे उड़ान भरता है तो वह अपने घर पहुंचकर निम्नलिखित में से किसका अनुभव कर सकता है? और ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहले मानचित्र के जरिए हम सवाल को समझ लेते हैं। देखिए, जो ये व्यक्ति है ये कहाँ है? फिलहाल ये है ग्रीस में, ये है ग्रीस, और ये ग्रीस से इसको कहाँ जाना है? बांग्लादेश। ठीक, अब जो हमें सवाल दिया गया था ना कि भारतीय वायु सीमा से होकर गुजरता है, वो इसलिए दिया गया था कि उसका रूट ये नहीं है कि वो इधर से जाएगा घूमकर पीछे की तरफ से उसके बाद यहाँ आएगा। नहीं, उसका जो रूट है वो क्या है? उसका रूट सिंपल है, ये
यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। तो ये उसका क्या है, रूट है। अब देखिए इतना हमें समझ में आ गया। अब जो इसमें मेन बात है वो है समय। इसमें कहा गया है कि जो फ्लाइट का समय होगा वो कितना होगा, लगभग 9.5 घंटे, और सुबह कितने बजे चला है वो, 6 बजे। अब आपको इसके लिए एक बात को समझना होगा कि हम जानते हैं कि हर एक देश का जो समय है, मानक समय, वो किससे निर्धारित होता है, जीएमटी से। तो जो ग्रीस का समय है वो जीएमटी से +2 है। कितना, +2। ये नॉर्मल है, नॉर्मल दिनों में ऐसा होता है। लेकिन ग्रीस और कुछ यूरोप के जो देश हैं वो डे लाइट को पूरा का पूरा कंज्यूम करने के लिए वो क्या करते हैं, GMT+3 को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं डे लाइट सेविंग टाइम। इसे कहते हैं डे लाइट सेविंग टाइम, यानी वो जो सूर्य की ऊर्जा है उसको मैक्सिमम अवेल कर सकें, उसके लिए वो क्या फॉलो करते हैं, GMT+3। इसका मतलब क्या है अभी उसको भी समझ लेंगे। और बांग्लादेश का जो समय है वो लगभग कितना है, GMT+6। ठीक, तो अगर कोई ग्रीस में सुबह 6 बजे की फ्लाइट ले रहा है, 6 AM की, तो उस समय यहां पर क्या समय हो रहा होगा, बांग्लादेश में समय हो रहा होगा कितना, लगभग 10 बजे होंगे। ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो हम सब जानते हैं, है ना। ये है GMT। इस तरफ क्या होते हैं, समय प्लस होता है, और इस तरफ क्या होता है, समय माइनस होता रहता है। तो अब देखिए उसमें कहा गया है कि सुबह 6 बजे उड़ान भरता है और कितने घंटे की फ्लाइट है, 9.5। तो अगर 9.5 घंटे की फ्लाइट है तो ग्रीस का जो टाइम होगा 3:30 बजे, 3:30 PM, यानी दोपहर के समय 3:30 बजे वो कहां पहुंच जाएगा, बांग्लादेश पहुंच जाएगा। लेकिन क्या बांग्लादेश में 3:30 बजे होंगे, नहीं, ये तो ग्रीस के हिसाब से है ना टाइम। 6 बजे उड़ा, 9.5 घंटे लगे, 3:30 बजे हैं। लेकिन बांग्लादेश में तो ऑलरेडी 10 बज रहे थे जब उसके 6 बजे हुए थे। तो यहां पर टाइम क्या हो रहा होगा, यहां टाइम हो रहा होगा शाम के 7:30 बजे होंगे लगभग। ठीक, अब देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं, वह उस दिन अपने गांव के तालाब के किनारे बैठकर सूर्यास्त का नजारा देख सकता है। तो मुझे बताइए, ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते की बात है क्या, दिसंबर में आखिरी हफ्ते में बांग्लादेश या अभी इंडिया भी अगर आप सोचें तो क्या सूर्यास्त 7:30 बजे होगा या उससे पहले हो चुका होगा, उससे पहले हो चुका होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उसे दिन की अवधि में कुछ घंटे का नुकसान हो गया। तो देखिए कैसे नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब वो सुबह 6 बजे यहां से निकला ग्रीस से, पहुंचा कहां, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब वो पहुंचा तो क्या टाइम हो रहा था, 7:30। होना क्या चाहिए था, उसकी घड़ी में क्या बज रहा होगा, 3:30। तो उसे कुछ घंटों का क्या हो गया, नुकसान हो गया। वहीं अगर वो यात्रा बांग्लादेश से ग्रीस की कर रहा होता तो उसे कुछ घंटों का क्या हो जाता, फायदा हो जाता, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया सही। अगर बांग्लादेश से ग्रीस की यात्रा होती तो उसे कुछ अवधि के अतिरिक्त घंटे मिल जाते, लेकिन सवाल तो उल्टा है। और डी ऑप्शन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, सूचनाएं अपर्याप्त हैं। तो ऐसा तो नहीं है, कुछ तो कहा ही है, हमने तो आंसर भी निकाल दिया है कि उसे कुछ घंटों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये भी समझ में आया होगा कि जो GMT है उससे अगर हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो टाइम बढ़ जाता है और पीछे की तरफ क्या होता है, कम होता है। ज्योग्राफी में ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में समझे भी हैं और पढ़े भी हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके बेलारूसी समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको संघ राज्य के रूप में संगठित होने पर बल देते हुए कहा कि ऐसा करके वे बाहरी प्रतिबंधों के प्रभावों को कम कर सकते हैं। सवाल बनाया गया है क्या, पूर्ववर्ती सोवियत संघ, यानी ये बात हो रही है 1991 के आसपास की, उससे पहले इसे ऐसा ही कहा जाता था, शामिल रहे निम्नलिखित देशों में से कौन सा या कौन से वर्तमान में रूस से सीमा साझा नहीं करते हैं, पूछा है। देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा है कौन इनमें से सीमा साझा नहीं कर रहा है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान। ठीक है, तो पूर्ववर्ती सोवियत संघ में लगभग 15 देश शामिल थे, जिसमें से एक रूस, है ना। 5 कंट्रीज जो थी वो थी सेंट्रल एशिया की,
अभी उनको मैप पे देख लेंगे हम। 3 थी कोकेशस कंट्रीज, उनको भी देख लेंगे, कोकेशस कंट्रीज। 3 थी बाल्टिक कंट्रीज, है ना, बाल्टिक देश। और 3 अन्य, तो कितने हो गए टोटल? ये हो गए, एक हो गया रूस और 5, 6, 9, 12 और 3, 15। अब एक बार इनको देख लेते हैं मैप पर। ये है सेंट्रल एशिया, ठीक, ये हो गए कोकेशस कंट्रीज 3, और ये हो गई बाल्टिक कंट्रीज। उसके अलावा जो 3 और थी वो कौन कौन थी? यूक्रेन, बेलारूस और मोल्डावा, ठीक है। तो ये कंट्रीज थी। अब पूछा है कि कौन रशिया की सीमा को अभी भी क्या नहीं करती है, वर्तमान में सीमा साझा नहीं करती, टच नहीं करती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है कौन? उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। देख लेते हैं क्या उज्बेकिस्तान करता है। उज्बेकिस्तान जो है ना, उसके ऊपर तो पूरा कजाकिस्तान है और उसके ऊपर जाके रशिया है, तो उज्बेकिस्तान क्या नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। अगर हम दूसरे को देखें, दूसरा ऑप्शन किर्गिस्तान, तो देखिए किर्गिस्तान यहाँ है और किर्गिस्तान भी नहीं करता है। आप इन चीजों को इग्नोर कर देना, SSR लिखा हुआ है। दरअसल जो ये मैप है ये 1989 के आसपास का मैप है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो किर्गिस्तान भी नहीं कर रहा है, उज्बेकिस्तान भी नहीं कर रहा है, कजाकिस्तान कर रहा है। देखिए रशिया को पूरा टच कर रहा है, तो कजाकिस्तान कर रहा है। सवाल में पूछा है कौन साझा नहीं करता, ठीक है। अब नहीं करने में 1 और 2 तो हमारा उत्तर आ गया है। अब देखते हैं 1 और 2 किस किस ऑप्शन में है। 1 और 2 दोनों दिए गए हैं, एक तो इस ऑप्शन में, ठीक है, और उसके अलावा और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो उत्तर तो हमारा निकल के आ गया, 1, 2 और 3 ये साझा नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी हम और विकल्पों पर भी बात कर लेते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान को भी एक बार देख लेते हैं। उत्तर हमारा आ गया है और कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जिसमें 1 और 2 दोनों साथ में हो, ठीक। एक बार देख लेते हैं। अब कहाँ है अर्मेनिया? अर्मेनिया है यहाँ, है ना। अब जो ये अर्मेनिया का क्षेत्र है, अर्मेनिया के इस तरफ जॉर्जिया है, इस तरफ अजरबैजान, इन दोनों देशों के ओवरलैप होने के कारण क्या हो रहा है, ये रशिया के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। अब ये अर्मेनिया तो नहीं कर रहा है, लेकिन अजरबैजान यहां से सीमा साझा कर रहा है, किसके साथ? रशिया के साथ। तो अब वापस चलते हैं, अर्मेनिया नहीं कर रहा है और अजरबैजान कर रहा है, तो 4 और 5 कर रहे हैं। अगर सवाल में पूछा होता कि कौन सीमा साझा करता है, तो उत्तर होता 4 और 5। सवाल में पूछा है कि कौन सीमा साझा नहीं करता, तो 1, 2 और 3 सीमा साझा नहीं करते। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, हाल ही में हीट वेव के कारण यूरोप में वनाग्नि की घटनाओं में तेजी देखी जा रही है। ऐसे में सैकड़ों लोगों को उनके घरों से विस्थापित होना पड़ रहा है। अब सवाल बनाया गया है हीट वेव काफी चर्चा में है। दुनिया भर में आमतौर पर देखा जाता है कि अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, किंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां ग्रीष्म ऋतु अत्यंत ही शुष्क होती है। इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये हमें हिंट दे रहा है किसकी, किसी पर्टिकुलर जलवायु प्रदेश की। और अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है। ऐसे में ये क्षेत्र शुष्क ग्रीष्म ऋतु के कारण वनाग्नि के प्रति अत्यधिक सुवेद्य होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र इसी प्रकार के हैं? देखिए, जहां ग्रीष्म ऋतु जो अत्यंत ही शुष्क होती है, यानी वहां बारिश नहीं होगी ग्रीष्म ऋतु में, और ये खासियत है किसकी? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की, जलवायु प्रदेश की। यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक शुष्कता होती है, बारिश नहीं होती। और ये जो कंडीशन है, इसी वजह से, इस शुष्कता की वजह से ही वनाग्नि के लिए ये कंडीशन कैसी है? सुभेद्य है। और ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हैं, ये कौन कौन से हैं, एक बार इन्हें मैप पे देख लेते हैं। देखिए, भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली और केप ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये क्षेत्र भी, यहाँ पर भी क्या है? ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? शुष्क मौसम होता है बिल्कुल, ठीक है, बारिश बिल्कुल नहीं होती। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है।
ठीक है, अब देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन से क्षेत्र दिए गए हैं। कैलिफोर्निया, इसके बारे में हमने पढ़ा है बिल्कुल, और यही रीजन है कि यहाँ पर क्या है, वनाग्नि आसानी से होती है। ऐसा नहीं है कि कैलिफोर्निया में, हो सकता है अभी ना हो, लेकिन वैसी कंडीशन उपस्थित है ना। मध्य चिली में भी हमने देखा, केप टाउन में भी हमने देखा, तो 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं। अब ये एडिलेड कहाँ है, तो एडिलेड है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पर एडिलेड है। तो यहाँ पर भी कैसी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो ये भी क्या हुआ, सही हुआ। और पूछा है कि सही कूट का चुनाव करना है, तो ये सभी के सभी क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, और उसकी खासियत क्या है उसको हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। अगला सवाल देखते हैं। माली में तैनात मिस्र यानी इजिप्ट के शांति सैनिकों की शहादत के बाद हाल ही में मिस्र की सरकार ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने की क्या की है, घोषणा। सवाल बनाया गया है कि एक व्यक्ति माली से भारत ऐसे स्थल मार्ग से आना चाहता है, स्थल मार्ग से आएगा, ठीक है, कि उसे न्यूनतम देशों से गुजरना पड़े। ऐसे में उसे निम्नलिखित में से किन देशों से गुजरना क्या होगा, अनिवार्य। और देश दिए गए हैं सूडान, मिस्र, सऊदी अरब और ईरान। देखिए 2 बातों का खास ध्यान रखना है, एक तो स्थल मार्ग और दूसरा न्यूनतम देशों से होकर गुजरना पड़े। तो देखिए सबसे क्वेश्चन को देखते ही जो सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए वो ये, माली से उसे चलना है और भारत पहुंचना है। तो माली कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और भारत कहाँ है, एशिया कॉन्टिनेंट में। इजिप्ट एकमात्र ऐसा देश है जो किसको, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है किससे, एशिया कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो मिस्र तो कंपलसरी होगा ही होगा, कैसे होगा मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये है इजिप्ट। अब देखिए जो भी है वो व्यक्ति, अब वो माली से निकला, अब वो चाहे इस रूट से आए, चाहे इस रूट से आए, चाहे कितना और घूम के आ जाए, इजिप्ट आना ही आना है, क्योंकि स्थल मार्ग से उसे जाना है और स्थल मार्ग में इजिप्ट कंपलसरी है। अब इजिप्ट के कंपलसरी होते ही कौन सा कथन सही है पूछा है ना, और अनिवार्य कौन कौन से देश हैं, तो यानी दूसरा ऑप्शन होगा ही होगा। दूसरा ऑप्शन होगा ही होगा, तो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया। उत्तर ए या डी में से है, हमारे 50% चांस बढ़ गए हैं सही होने के, है ना। तो अब देखते हैं वो और दूसरा कौन सा देश है जो कंपलसरी है उसको माली से भारत पहुंचने में। सूडान की अगर हम बात करें तो सूडान कहाँ है, अब वो इंसान मान लीजिए इस रूट से इजिप्ट पहुंच गया, क्या उसे सूडान जाने की जरूरत है, सूडान जाके क्या करेंगे, वापस इजिप्ट आएंगे, टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो सूडान नहीं जाना पड़ेगा, तो सूडान नहीं, सूडान के गलत होते ही हमारे पास उत्तर आ गया है डी, 2 और 4। लेकिन हम और देशों को भी अभी समझेंगे कि क्यों ईरान जो है वो भी कंपलसरी है। अब देखिए इजिप्ट आने के बाद वो कहाँ आएंगे, इजराइल, इजराइल के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इराक और इराक के बाद ईरान, क्योंकि इस हिस्से से कौन सा देश जोड़ रहा है, ईरान। अगर वो ईरान में नहीं आएंगे तो उन्हें इतने सारे देशों से होकर घूमकर कहाँ आना पड़ेगा, इंडिया आना पड़ेगा। किसी भी रूट से, अलग अलग रूट हो सकते हैं, लेकिन अगर न्यूनतम देशों से गुजरना है तो ईरान से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो ईरान इसलिए कंपलसरी है और सूडान की जरूरत नहीं है। रही बात सऊदी अरब की, तो देखिए अगर इजराइल से जॉर्डन जाते हैं, जॉर्डन के बाद कहाँ आते हैं, सऊदी अरब, तब भी कहाँ आना पड़ेगा, इराक, और इराक के बाद कहाँ आना पड़ेगा, ईरान। लेकिन ईरान अगेन क्या हो गया है, कंपलसरी। तो इजिप्ट और ईरान कंपलसरी हो गए हैं कहाँ पहुंचने के लिए, स्थल मार्ग से न्यूनतम देशों से होकर गुजर कर भारत पहुंचने के लिए। तो उत्तर हम पहले ही निकाल चुके हैं, उत्तर है डी, 2 और 4, यानी मिस्र और ईरान कंपलसरी कंट्रीज हैं। अगला सवाल उसके लिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अमेरिका चीन तनाव के बीच हाल ही में प्रशांत द्वीपीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। फिजी में इस सप्ताह होने वाली इस प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं की यह बैठक साल का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन है। सवाल बनाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला यानी द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। आप सभी जानते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन कौन से देश पूछे गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान और न्यूजीलैंड। तो मेरे हिसाब से आप सभी को इसका उत्तर समझ में आ रहा होगा और पता भी होगा। देखिए पीछे की तरफ से बात शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड और जापान की अगर हम बात करें तो देखिए हम सभी जानते हैं कि पैसिफिक प्लेट में न्यूजीलैंड और जापान, और यही रीजन है कि जापान को भी बहुत संवेदनशील माना जाता है भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। और उसका रीजन क्या है कि वो पैसिफिक प्लेट पर स्थित है। जो कंडीशन जापान की है वही न्यूजीलैंड की है। ठीक, उसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो देखिए पापुआ न्यू गिनी है ना, ये वाला क्षेत्र, और उसके अलावा जावा और बोर्नियो द्वीप है ना, ये सब कहाँ है? ये सब यहाँ है। ये इंडोनेशिया और मलेशिया के अंतर्गत वो इसी प्लेट में आते हैं। उसका उदाहरण यहाँ से मिल जाता है। ना केवल इसका विस्तार इस तरफ है बल्कि यहाँ पर भी है ना। अब देखिए इस पूरे नक्शे में कौन बच रहा है? पूरा ऑस्ट्रेलिया बच रहा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया पूरा किस में आता है? इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आता है। और हमें पहला ही ऑप्शन क्या दिया गया था? ऑस्ट्रेलिया। और सवाल ही इसलिए बना है कि हमें ये पता रहे कि जो अग्नि मेखला है उससे बाहर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो सही कूट का चुनाव करना है। और पूछा क्या था? कौन सा देश प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला पर स्थित है? तो कौन कौन से देश स्थित हैं? पहले को छोड़कर बाकी सभी स्थित हैं। और पहला किस ऑप्शन में नहीं है? डी में नहीं है। तो उत्तर क्या हो गया? 2, 3, 4 और 5, यानी डी इसका सही उत्तर है। अब हैती की राजधानी पोर्ट आ प्रिंस में गैंगवॉर की घटनाओं के कारण पिछले एक हफ्ते में दर्जनों लोग मारे गए हैं, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती में आपराधिक गिरोहों और मानवाधिकारों का हनन करने वालों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। अब सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि कैरेबियाई सागर के किनारे बसे द्वीपीय देशों में से यह सबसे बड़ा है। एक और जहां फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा यह फ्लोरिडा प्रायद्वीप से अलग होता है। ठीक है, बात किसकी हुई? फ्लोरिडा जल संधि की। ठीक, वहीं दूसरी ओर युकाटन चैनल के द्वारा युकाटन प्रायद्वीप, जो कि किसका हिस्सा है? मैक्सिको का, उससे अलग होता है। एक तथ्य यह भी है कि शीत युद्ध के दौरान यह देश खासा चर्चा में रहा था। देखिए इस स्टेटमेंट की वजह से आप सभी इस उत्तर को आसानी से बता सकते हैं। ये स्टेटमेंट आते ही ये सवाल ज्योग्राफी का बचा ही नहीं, ये तो हिस्ट्री का सवाल हो गया। और हम सब जानते हैं हिस्ट्री में ऐसा कौन देश था जो बहुत ज्यादा शीत युद्ध के दौरान क्या रहा था? चर्चा में रहा था। मिसाइल युद्ध उससे संबंधित है ना। उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किसी एक देश के लिए सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है? ऑप्शन है जमैका, हेती, क्यूबा या बहामास। तो एक ही सुर में सब सही उत्तर बोल देंगे कि उत्तर क्या है? क्यूबा। क्यूबा यानी चीनी का कटोरा। एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं ताकि समझ जाए कि हाँ उत्तर यही है। अब देखिए क्यूबा की लोकेशन है ये। अगर इसको जूम मैप में देखें हम तो कैसा दिखेगा? ये देखिए, ये है क्यूबा। फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा और क्यूबा को क्या करती है? ये जल संधि अलग करती है। और अगर हम यहाँ देखें तो युकाटन चैनल, ये जो युकाटन प्रायद्वीप है ये किसका? मैक्सिको का पार्ट है। और मैक्सिको से इसको अलग कौन कर रहा है? क्यूबा को युकाटन चैनल अलग कर रहा है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करें जो दिए गए हैं तो जमाइका यहाँ है। तो बताइए जमाइका का कोई लेना देना है? फ्लोरिडा स्ट्रेट से नहीं है। अगर हम बात हैती की करें तो उसका तो ना इससे है और ना इससे लेना देना है, यहाँ हैती है। अगर हम बहामास की बात करें तो बहामास, अगर बहामास का लेना देना फ्लोरिडा स्ट्रेट से हो भी तब भी युकाटन से तो कोई लेना देना नहीं है। और क्या आपने इसका नाम शीत युद्ध के दौरान बहुत चर्चा में रहा? नहीं रहा, क्यूबा का रहा। और क्यों रहा? जो यूएसएसआर था वहां क्यूबा के अंतर्गत अपना न्यूक्लियर वेपन लगाने वाला था। और किसके लिए? किसके विरोध में? अमेरिका के विरोध में। इसलिए हिस्ट्री के लिहाज से ये बहुत चर्चित रहा शीत युद्ध में। ठीक, तो क्यूबा इसका सही उत्तर है, जो लगभग क्या कहते हैं सर्वसम्मति से क्यूबा उत्तर है। अब है सवाल कि हाल ही में अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में अवैध खनन की जांच के लिए एक डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी की खनन माफियाओं के द्वारा क्या कर दी गई? हत्या। सवाल है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पहला कथन है कि इसका विस्तार केवल, देखिए जहां केवल होगा उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत जरूरी है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है सुनने में। हम जानते हैं कि अरावली रेंज जो है उसका कुछ हिस्सा गुजरात, राजस्थान में तो है ही है और दिल्ली में भी है। दिल्ली में आते आते थोड़ा क्या हो जाता है, अरावली रेंज बहुत ज्यादा उसका शरण हो जाता है, लेकिन है ना। लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट में क्या दे दिया है, केवल, और केवल देने की वजह से इन्होंने क्या किया है, एक अच्छे से स्टेट हरियाणा को छोड़ दिया है ना। तो हरियाणा को कैसे छोड़ दिया भाई, हरियाणा भी तो है, और हरियाणा को छोड़ते ही ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि साथ में क्या लिखा हुआ था, केवल। केवल का मतलब है इन तीनों के अलावा कोई है ही नहीं, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि इन तीनों के अलावा क्या है, हरियाणा से भी अरावली का विस्तार जो है वो हरियाणा में भी है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह एक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे करता है, तो ये अगर हम जलवायु अवस्थिति देखें तो अरावली रेंज ऐसे है, और अरावली के पश्चिम में एकदम शुष्क प्रदेश यानी राजस्थान, और अरावली के पूर्व में क्या है, अर्धशुष्क। तो एक तरह का भौगोलिक विभाजन कर रहा है कौन, अरावली रेंज एक तरह का भौगोलिक विभाजन करती है। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और पूछा है कि कौन से कथन सही है, तो केवल 2, ये बिल्कुल सही है। अब है, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जिसके बुनियादी ढांचे पर बंदरगाह प्राधिकरण का 100% मालिकाना हक है। इसका परिचालन पीपीपी के आधार पर होगा तथा इसके द्वारा बंदरगाह प्राधिकरण के नियमों का ही पालन किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं वो भी याद होने बहुत जरूरी हैं, चाहे सवाल यूपीएससी से आए या फिर स्टेट पीसीएस से। जलमार्ग जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 5-6 जलमार्ग याद होने चाहिए। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है, अंतर्देशीय जलमार्गों के संदर्भ में इन युग्मों पर क्या करना है, विचार। इधर दिए गए हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या और इधर कुछ संबंधित जल राशि। तो NW1, 2, 3 दिया गया है, और कौन इनसे संबंधित जल राशि है, पहले के लिए कहा गया है गंगा हुगली, दूसरे के लिए ब्रह्मपुत्र और तीसरे के लिए पश्चिमी तटीय नहर। तो एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम NW1 की बात करें तो NW1 है ये, और ये शुरू होता है कहां से, हल्दिया से शुरू होता है और इलाहाबाद तक, और इससे संबंधित जो नदियां हैं वो हैं गंगा और हुगली। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरे की अगर हम बात करें तो NW2 है इधर, और ये है धुबरी और सादिया। ठीक है, अब धुबरी हमें याद रखना है कि धुबरी वही क्षेत्र है जिसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और सादिया ये वही जगह है जिसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है, असम में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से कहाँ, असम में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ देश बदल रहा है, यहाँ राज्य बदल रहा है। तो ये है दूसरा NW2, और ये किस पर है, इसकी जल राशि कौन है, ब्रह्मपुत्र। क्या यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। तीसरे की अगर हम बात करें तो पश्चिमी तटीय नहर, तो ये भी बिल्कुल सही है, NW3 है, कोल्लम से कोट्टापुरम, और ये है वेस्ट कोस्ट कैनाल, ये बिल्कुल सही है। ये तो हमारे सवाल में दिए गए थे और तीनों सही हैं। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर आ गया है। उसके अलावा भी आप एक नजर देख लीजिए, जैसे कि NW4 वो यहाँ है, और इसके लिए आपको क्या याद रखना है, गोदावरी कृष्णा कैनाल और बकिंघम कैनाल इससे संबंधित है। इसी तरह NW5 ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल, ठीक, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ब्राह्मणी, 5th ये, ठीक है। और 6th है यहाँ बराक रिवर। आप जानते हैं अच्छे से यूपीएससी में बराक रिवर से सवाल पूछा भी गया है, और बराक रिवर को हमने एक एपिसोड में विस्तार से समझा भी है। ठीक है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको आसानी हो। मैं यहाँ साइड में खड़ी हो जाती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आप इसको क्या कर सके, समझने के लिए इसको देख सकें। ठीक, बहुत सारे बच्चे गुस्सा भी हो जाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप साइड भी नहीं होती हैं, हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं किनारे खड़े होके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बता पाऊँ।
हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह ने सिडनी एनर्जी फोरम में कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित समय से 9 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। अब युग पर विचार करना है। पवन ऊर्जा केंद्र दिए गए हैं एक तरफ और एक तरफ अवस्थिति। देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि हर फील्ड से हम सवाल बना पाए। जैसे हमने एक एपिसोड में सौर ऊर्जा क्षेत्रों को कवर किया, फिर एक एपिसोड में हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एक एपिसोड में हमने थर्मल। ठीक है, इसी तरह आज का सवाल बेस है किस पर? पवन ऊर्जा केंद्रों पर। तो पहला है मुपंडल विंड फार्म, महाराष्ट्र में बताया गया है, जैसलमेर राजस्थान में, और ब्राह्मणवेल विंड फार्म तमिलनाडु में। तो देखिए, देखकर समझ में आ रहा है कि ये तो कंफर्म ठीक है ना। बाकी को देख लेते हैं एक बार मैप पे। तो जैसलमेर विंड पार्क, राजस्थान, जैसलमेर, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, ब्राह्मणवेल विंड फार्म कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है लोकेशन से अगर हम देखें तो ये दिया गया है महाराष्ट्र। ठीक, ये महाराष्ट्र है। और मुपंडल विंड फार्म दिया गया है कहाँ? ये है तमिलनाडु में, है ना। जबकि ये तमिलनाडु में है, इधर यहाँ, है ना। जबकि यहां पर क्या किए हैं? ऑप्शन फ्लिप कर दिए हैं, उल्टा दिया गया है। तो ये क्या हो जाता है? गलत। ये भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पूछा क्या है? सुमेलित कौन है? तो सुमेलित तो केवल एक ही है, और वो कौन है? केवल 2। यहाँ क्या होना चाहिए था? तमिलनाडु। और यहाँ क्या होना चाहिए था? महाराष्ट्र होना चाहिए था। ठीक। और ये भी ध्यान रखना है कि ये तीनों जो विंड फार्म है, ये भारत के सबसे बड़े 3 विंड फार्म है। ठीक। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जारी भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सवाल बनाया गया है कि निम्नलिखित इंजीनियरिंग शोध संस्थान अनुसंधान एवं विकास कार्यों में अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक विशेषीकृत केबल नेटवर्क की स्थापना करना चाहते हैं। ऐसे में इन संस्थानों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि बिछाए जाने वाले केबल की लंबाई क्या हो? न्यूनतम हो। बहुत आसान सवाल है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन को हमें मैप पर मार्क करना है और उसके बीच में केबल बिछानी है, और उस केबल की जो लंबाई हो वो न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक, तो जल्दी से निशान लगाएं अगर हम, तो ये हो गया मद्रास, चेन्नई, तिरुपति, बेंगलुरु और पलक्कड़। अब देखिए, एक तरीका तो ये है, हमें कोई क्रम तो नहीं दिया है कि कौन पहले आना है कौन बाद में। एक तरीका यह है कि केबल ऐसे बिछाई जाए, पहले पलक्कड़ से चेन्नई, फिर चेन्नई से बेंगलुरु, फिर बेंगलुरु से तिरुपति। क्या ये न्यूनतम होगा? नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? हमें एक कोना पकड़ना चाहिए, चाहे तो इधर से पकड़ लीजिए चाहे इधर से। तो पलक्कड़, पलक्कड़ के बाद बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद तिरुपति, तिरुपति के बाद चेन्नई। ये न्यूनतम रहेगा, या फिर इसका रिवर्स भी सही होगा, चेन्नई से तिरुपति, तिरुपति से बेंगलुरु, बेंगलुरु से पलक्कड़। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले चेन्नई, चेन्नई से तिरुपति, तिरुपति से बेंगलुरु और बेंगलुरु से पलक्कड़। 2 3 1 4 या फिर 4 1 3 2, इनमें से जो भी ऑप्शन मिल जाए वो दोनों, अगर दोनों मिल जाते हैं दोनों सही है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तो 2 3 1 4 ए ऑप्शन सही हुआ। अगर ऑप्शन में ये ना होता, ये होता, तो ये सही होता, क्योंकि कोई क्रम नहीं दिया गया है, आपको दिशा नहीं दी गई है कि उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, बस न्यूनतम ध्यान रखना है। हाल ही में लगभग केरल में मंकी पॉक्स के 2 संक्रमितों की पहचान हुई है, जिसके बाद केरल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां केरल से प्रवाहित होती हैं? केरल के बारे में बात हुई है तो केरल की नदियों के बारे में सवाल बना है। कौन कौन सी? पेन्नूरू, पेरियार, काबिनी। देखिए, हम सभी जानते हैं पेरियार बहुत फेवरेट नदी है ना। केरल के बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, एक बार देख भी लेते हैं। तो ये है पेरियार, ये है हमारी पेरियार। तो बिल्कुल पेरियार कहाँ है? केरल में है। दूसरी पेन्नूरू की अगर हम बात करें तो देखिए, पेन्नूरू आंध्र प्रदेश में है। पेन्नूरू यहां से निकलती है, ये पेन्नूरू, ये है पेन्नूरू, है ना। अब 2 हमें समझ में आ गया, केरल तो है और पेन्नूरू नहीं है। तो सबसे पहले उत्तर देख लेते हैं, पेन्नूरू नहीं है। पूछा है कि कौन सी नदियां केरल से प्रवाहित होती हैं, तो देखिए पेरियार तो होती है, तो 2 ऑप्शन जिसमें नहीं है वो तो बाहर हो गया, क्योंकि पेरियार तो होती है।
और पेन्नूरू जिसमें है वो भी बाहर हो गया, क्योंकि पेन्नूरू केरल से नहीं होकर गुजरती, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उत्तर हमारा आ गया है सी 2 और 3। लेकिन एक बार काबिनी को भी देख लेते हैं। उत्तर जो आया है उसके अनुसार काबिनी भी कहां से प्रवाहित होती है? केरल से। देख लेते हैं काबिनी को। यह है काबिनी। काबिनी के बारे में ध्यान रखना है कि काबिनी नदी केरल से निकलती है और जाकर किस में मिल जाती है? कावेरी नदी में, है ना। कावेरी नदी में मिल जाती है। और काबिनी नदी के बारे में आपको ये भी बताना है कि ये किस स्थान से निकलती है। इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि काबिनी नदी किस जगह से निकलती है और उस जगह की क्या खासियत है, उसका राजनीतिक महत्व क्या है, ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये भी सही हो गया और उत्तर हमारा पहले ही निकल चुका है। हाल ही में भारत और चीन की सेना के सैन्य कमांडरों के बीच बॉर्डर पर स्थिति सामान्य बनाए रखने के मुद्दे पर 16वें दौर की वार्ता समाप्त हुई है। सवाल है कि गलवान घाटी और गलवान नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से हम गलवान घाटी और गलवान रिवर को देख लेते हैं। तो ये है गलवान रिवर, ठीक, और गलवान घाटी यहीं पर है। ये है गलवान घाटी, ठीक, यहाँ गलवान रिवर और ये गलवान घाटी। पहला स्टेटमेंट है कि गलवान घाटी लेह के उत्तर पूर्व में है, तो लेह के उत्तर पूर्व में है, ये उत्तर ये पूर्व, ठीक। तो क्या सही है? बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। गलवान नदी तिब्बत यानी चीन से निकलती है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गलवान नदी जो है ना वो भारत से ही निकलती है। ये रही गलवान नदी, और गलवान नदी किसकी सहायक नदी है? श्योक नदी की। ये है श्योक नदी, और श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? इंडस यानी सिंधु की। तो ये याद रखना है, कई सवाल बन गए यहीं से। तो ये तो गलत हो गया, तिब्बत यानी चीन से तो नहीं निकलती है, ये गलत हुआ तो उत्तर सही आ गया हमारा। ये गलत होने के बावजूद भी क्या है? सही है। गलवान नदी श्योक नदी की सहायक नदी है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, और इनका संबंध ट्रांस हिमालय से है। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। हमें बताना था कि गलत कौन सा है, उत्तर हमारा आ गया है बी। अब जो इसमें कहा गया है कि इनका संबंध ट्रांस हिमालय से है, तो ध्यान रखना है कि जितनी रेंज है, चाहे वो लद्दाख रेंज हो, चाहे कराकोरम रेंज हो, यहीं पर कराकोरम रेंज है ना, ये कराकोरम रेंज हो, लद्दाख रेंज हो, जास्कर रेंज हो, और या फिर यहाँ कैलाश पर्वत वाला तिब्बत का जो इलाका है, ये सब किसका पार्ट है? ये सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है। वृहत हिमालय के उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय है। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन गलत कौन सा स्टेटमेंट है? बी, गलवान नदी चीन से नहीं निकलती बल्कि भारत से निकलती है। अब बात करते हैं यूपीएससी में पूछे गए सवाल से। 2019 में सेट ए का 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? ऑप्शन है मानस नेशनल पार्क, नामदफा, नेओरा घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो एक बार अगर इनकी लोकेशन मैप पे देखने से पहले, ये उत्तराखंड में है, ये वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में है ना, नामदफा कहाँ है? अरुणाचल, और मानस हम सब जानते हैं असम, है ना। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। अब पूछा है उनका वनस्पति क्षेत्र पूछा है दरअसल, तो वनस्पति क्षेत्र भी देख लेते हैं। यह है नामदफा। नामदफा में कौन सा वनस्पति क्षेत्र है? मॉन्टेव वेट टेम्परेट, है ना। और उसके अलावा मानस में अगर हम देखें तो सदाबहार भी है और आर्द्र पर्णपाती भी है ना। ये हो गया हमारा कौन सा? ऑरेंज। ऑरेंज कहाँ है? ये रहा मॉइस्ट डेसिडुअस। और कौन सा है? मॉइस्ट डेसिडुअस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अगर न्योरा में देखें, ये मानस की बात हो गई, न्योरा में देखें तो न्योरा में भी कौन सा है? ये हो गया मॉइस्ट डेसिडुअस। अब आ जाइए फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। तो वैली ऑफ फ्लावर में अगर हम देखें तो अल्पाइन एंड सब अल्पाइन यानी शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध। तो उत्तर क्या हुआ? फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। अब बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जलवायवीय विशेषताओं यानी पूर्णतः तापमान और वर्षण में वार्षिक अंतर न्यूनतम होगा? ऑप्शंस है सिंगापुर, मॉन्ट्रियल, जोहान्सबर्ग और जैसलमेर। उत्तर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपकी प्रतिक्रियाओं का।
आप उत्तर करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके अलावा भी हम आपके जो सुझाव हैं उनका हम स्वागत करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए मानचित्र की। धन्यवाद।